Yes. So, as you can see, the concept is known as money creation or credit creation. Any word can be used. Money creation or credit creation by commercial banks. So, I told you earlier also, let us understand the meaning of commercial bank once again. तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स मतलब दोज बैंक्स विच परफॉर्म टू बेसिक एक्टिविटीज़, टू बेसिक फंक्शंस. जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ इट परफॉर्म्स तो देन इट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक. नाउ व्हाट आर दोज टू बेसिक फंक्शन? एक है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. टू एक्सेप्ट, ACCEPT. टू एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, लेना लोगों से, लोगों के डिपॉजिट्स को रखना. तो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एक तो ये काम करता है. सेकेंडली, टू एक्सटेंड लोन्स टू द इन्वेस्टर्स, लोन्स टू द पीपल. आमतौर पे पीपल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन, वही जाते हैं नॉर्मली, अदरवाइज कोई भी हो सकते हैं. तो सेकेंड पर्पज है टू एक्सटेंड लोन. ठीक है, दो काम करता है. लोगों के डिपॉजिट्स को लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है. जैसे हम सब लोगों के सेविंग अकाउंट है, तो हम सब अपने एक्स्ट्रा पैसे जो बचे हुए होते हैं हम अपने अकाउंट में डाल देते हैं, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है. ऑन दी अदर साइड, इफ वी पीपल गो टू बैंक फॉर टेकिंग लोन, देन वी हैव टू पे लोन, वी हैव टू पे इंटरेस्ट. तो हमें कुछ चार्ज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ठीक है, अब दोनों जो इंटरेस्ट है, जो विच इज गिवन बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर एंड विच इज रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम द बोरोवर, जो लोन लेने के लिए गया उससे जो लेता है और जो लोगों को देता है, दोनों इंटरेस्ट रेट्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड. SPREAD, स्प्रेड, या सिंपल बोलचाल में वी कैन से प्रॉफिट ऑफ द बैंक. ठीक है, तो आपने नॉर्मली देखते हो जो डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक देता है इंटरेस्ट वो कम होता है, और जब लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो देन इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द बैंक दैट इज मोर. तो तभी प्रॉफिट बचेगा ना. तो दोनों का जो जितना भी डिफरेंस हो दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, या आम बोलचाल में दैट इज द प्रॉफिट या इनकम ऑफ द बैंक. और तो कोई जरिया नहीं है इनकम का, बस यही है. तो क्योंकि बैंक जो बैंक इस मकसद से काम करते हैं कि हमने ऐसे प्रॉफिट कमाना है कमर्शियल पर्पज से. हम कॉमर्स पढ़ते हैं ना, तो कॉमर्स पढ़ने का मतलब क्या है कि कमर्शियल पर्पज से किसी काम को करना. तो कमर्शियल क्या है कि प्रॉफिट कमाना, अपने वी कैन से इनकम को बढ़ाना, इसी पर्पज से ही काम किया जाता है. तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए ये भी कमर्शियल है. आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, तो देखा जाए ये भी एक तरह से कमर्शियल है. हम सब अर्न करने के लिए करते हैं. तो ऐसे ही व्हेन बैंक डज दिस वर्क, कौन सा, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन, पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, तो उसी को कह दिया जाता है, एक एडजेक्टिव लगा देते हैं, कह देते हैं कमर्शियल बैंक. तो जितने भी हमारे आसपास आप देखते हो जहाँ पर भी आपके अकाउंट्स हैं, वो सारे बैंक क्या हैं, ऑल दोज आर कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, अच्छा ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है. उसके बाद है कि अभी ये कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, इनका मेन एक काम है कि मनी को क्रिएट करना. नाउ यू मे थिंक कि मनी क्रिएशन तो मैम आपने पहले बोला था मनी कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय रिजर्व बैंक, पहले किया था ना, मनी इशूइंग, नोट इशूइंग फंक्शन. वो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. नोट को इशू करना, नोट को प्रिंट करके छाप करके बाजार में इकोनॉमी में लेके आना, वो एक अलग चीज़ है. यहाँ पर है मनी को क्रिएट करना, किसकी हेल्प से, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट होता है उधार के जरिए और मनी को बनाना, एक सर्कल चलाना, उधार दे करके और उधार दे करके लोगों को. क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब किसी को काम के लिए जिम्मेदारी का वो तमगा देना, वो बोला नहीं. यहाँ क्रेडिट का मतलब उधार दे करके उस उधार की हेल्प से और आगे मनी को क्रिएट करना, बनाना, जनरेट करना. ये यहाँ पर इस तरह का मतलब है. नोट छापना नहीं है काम, बस ये याद रखना. नोट छापने का काम वो सिर्फ RBI का ही है. ठीक है, अब ये क्या है, अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक्स की. थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स. इनिशियल डिपॉजिट क्या होते हैं, इन द बिगनिंग, बैंक के पास जो भी पैसा आता है शुरू में, मान लो अभी शुरुआत हुई है, कोई डिपॉजिट नहीं है, बिल्कुल जैसे हम कहें नई क्लास शुरू हुई है, अभी किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं ली तो खाली है क्लास. अब मान लो पहले दिन आके 2 स्टूडेंट्स दे गेट एडमिटेड, तो हम कहेंगे कि इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल या क्लास दे आर 2, सबसे पहले. तो ऐसे ही सबसे पहले इन द बिगनिंग बैंक के पास जो भी अमाउंट आता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में लोग जमा करवाते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इनिशियल डिपॉजिट्स. ठीक है,
अब उस इनिशियल या उसी को यू कैन राइट प्राइमरी डिपॉजिट ऑल्सो, कई बुक्स में प्राइमरी वर्ड इज यूज्ड, इन सम बुक्स इनिशियल लिखा होता है, बात एक ही है, प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो अब जितना बैंक के पास वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है उससे कई गुना ज़्यादा बैंक मनी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, उससे कई मल्टीपल टाइम्स, उससे कई गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर, वो आगे करेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स ए कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट मनी या क्रेडिट, किसकी हेल्प से? प्री कंडीशन है कि उसके लिए पहली शर्त है कि उसके लिए पहले बैंक के पास कुछ इनिशियल डिपॉजिट होने चाहिए, कुछ पैसा उसके पास होना चाहिए, तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब है 2 एजम्पशन, आगे जरा अंडरलाइन करते जाओ, मैं आई एम फॉलोइंग द बुक ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंटली सारा कुछ हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, इसके लिए कुछ चीज़ों को अज्यूम किया जाता है, सम थिंग्स आर अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मतलब मान के चलते हैं। अब मान के क्या चलते हैं, सम अदर स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू ज्वाइन, तो मान के क्या चलते हैं, एक क्या है, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स, मतलब ये कि कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, ये सारे ऑल दीज आर टेकन एज वन यूनिट, इसको एक यूनिट मानते हैं, मतलब ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल बैंक्स, आरबीआई, ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, जो काम एक जगह होता है उसका दूसरे को, सेंट्रल बैंक के साथ वो अटैच्ड होता है, दूसरे बैंकों को कहीं से भी किसी भी बात का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम अपने स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आकर के प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस है, उसके बाद इधर रिसेप्शन है, उसके बाद बाकी के क्लासरूम्स हैं, तो ये सारा कुछ क्या है, रूम्स तो अलग अलग हैं, बट फिर भी क्या है, ये पूरे का पूरा स्कूल एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करता है ना, एक ही यूनिट में काम करता है। ऐसे ही आपके घर पे देखो अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन है, वॉशरूम है, 5-7 रूम्स है जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे का सारा क्या है, तो सेपरेट किए हुए हैं, रूम्स बनाए हुए हैं, बट स्टिल वो सारे किसके अंदर आते हैं, एक ही घर के अंदर आते हैं। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि एक जगह हो जाए तो बाकी के रूम्स में पता नहीं चलेगा, बाकी फैमिली को पता नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो सेम थिंग इज हियर कि हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक है जिसको हम आरबीआई कहते हैं, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनको एज ए सिंगल यूनिट ही हमने मान के चलना है, सेपरेट यूनिट्स नहीं मानना है, राइट। सेकेंड असम्पशन क्या है कि ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स, मतलब कि हम सारे ही लोग जो इकोनॉमी में हैं, हम जो भी काम करते हैं, किसी को पेमेंट करनी है तो कैश में पेमेंट नहीं करनी, अज्यूम किया जाता है कि थ्रू चेक ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। मैं मार्केट गई, मैंने कुछ सामान खरीदा 500-700 रुपये का, तो मैंने 500-700 रुपये कैश नहीं देने, 5-7 जितना भी अमाउंट है, 700 या जितना भी है, चेक काट के दूंगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जब कोई खरीदता है तो भी वो चेक के जरिए ही पेमेंट करता है, मतलब कोई भी पेमेंट्स हैं, कोई किसी ने पैसे लेने हैं, मैंने आपका उधार देना था, मान लो ये कुछ लिए थे मनी आपसे, आपको वापस करना है, तो भी मैं चेक काट के दूंगी, आप उसको रिसीव करोगे, आप जाके अपने बैंक में लगा दोगे, मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस, सभी लेन देन, किसी का देना लेना, एवरीथिंग, कैश का बीच में कोई रोल नहीं, सारी पेमेंट्स, सारा ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ चेक पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर चेक पेमेंट क्यों कहा है, क्योंकि अगर चेक होंगे तो ही बीच में बैंक का रोल आएगा, अगर हम एक दूसरे को कैश ले दे के ही काम कर लेंगे तो फिर बैंक वालों को क्या पता कि मैंने कितने पैसे दिए, आपने कितने पैसे दिए, वो पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम का एक्सपेंशन होना चाहिए ताकि मोर एंड मोर पीपल शुड कम अंडर द नेटवर्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आपको याद है एक जब ये सेंटर की जो गवर्नमेंट है, व्हेन दे केम इन पावर इन 2014, तो उस साल में एक आपने बड़ा फेमस योजना थी, जनधन योजना, डू यू रिमेंबर, सुना होगा आपने नाम। तो उस जनधन योजना के अंदर क्या किया गया कि ये कहा गया कि मैक्सिमम लोगों के बैंक खाते खोले जाएं। तो बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में ऐसे थे जिनका पहले, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे या वो खाते पीते नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं, बस अकाउंट नहीं है, पैसे अकाउंट में नहीं रखते, घरों पे ही रखते हैं। तो अंडर दैट जनधन योजना बहुत सारे लोगों के, खास करके पुअर इनकम ग्रुप के, गरीब लोगों के बहुत अकाउंट खोले गए, कम बैलेंस के ऊपर, जीरो बैलेंस के ऊपर, भी नहीं भी खाते में पैसे, कोई बात नहीं, वैसे ही खाता खोलते हैं। तो अब उसके जो बेनिफिट्स हैं अब जाके मिल रहे हैं, उसका जो फ्रूट है अब देखने को सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि भी सारा जो बैंकिंग सिस्टम है दैट इज ए सिंगल यूनिट,
आपस में जुड़ा हुआ है, और सारी पेमेंट्स इन द इकोनॉमी बाय ऑल द पीपल दे आर डन विद द हेल्प ऑफ, क्या है, क्या लिखा हुआ है, थ्रू बैंक्स। तो थ्रू बैंक्स का मतलब बैंक के जरिए, तो बैंक के जरिए का मतलब मान लो चेक के जरिए हम पेमेंट करते हैं या लेते हैं, ठीक है। ये दो अजम्पशन को हमने अपने वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अब लोग जाते हैं, पीपल गो टू बैंक्स। तो क्यों जाते हैं, मोस्टली हम लोग आम जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, हम लोग डिपॉजिट करवाने चले जाते हैं कि भाई अपने कैश पैसे नहीं रखते अपने पास में, हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप सभी के भी होंगे, घर पे भी है, सबके अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हम अपने पैसे जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट करवा देते हैं। तो उसके बाद अब वो पैसे बैंक के पास है, हम तो आ गए घर पे जमा करवा के। अब नाउ दैट मनी इज विद द बैंक, तो बैंक कैन यूज दोज डिपॉजिट्स फॉर गिविंग लोन्स टू अदर पीपल। हम तो तसल्ली में है ना, हमारा तो पैसे जमा है, सुरक्षित है, सेफ है, सिक्योर है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बैंक के पास वो पैसा पड़ा है, तो बैंक कैन यूज दैट मनी which was deposited by us, so bank can use that money to give loans to other people, ठीक है। अच्छा, पर एक चीज को वो ध्यान में रखता है, सारे के सारा जो हमारा पैसा जमा किया वो सारा ही लोन के तौर पे नहीं देता है। मैंने जाके 1000 रुपये जमा करवाए तो बैंक 1000 रुपये ही आगे किसी को लोन नहीं दे देगा, कुछ उसमें से रिजर्व रखेगा, ठीक है। कुछ रिजर्व क्या रखेगा, क्योंकि बैंक को कुछ रिजर्व रखना लीगली कंपल्सरी है, मतलब होल ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू लेंड लोन्स टू अदर पीपल, some part of those deposits is compulsory, legally compulsory for the commercial banks to retain, to keep with themselves। मतलब उन पूरे डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा उन्होंने हमेशा अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखना है, बचा के रखना है। बाकी का जो बैलेंस बचा, शेष बचा, जितने भी पैसे बचे वो यूज कर सकते हैं लोन के तौर पे देने के लिए, ठीक है। अब क्यों जो रिजर्व रखना है वो क्यों रखना है, वो आगे आएगा। वो रिजर्व जो रखा जाता है उसी को ही कह देते हैं, हमने एक पहले नाम किया कल, लीगल रिजर्व रेशो, या उसी को कह देते हैं लीगल रिजर्व्स, ठीक है। उस लीगल रिजर्व में पैसे जो रिजर्व रखते हैं वो कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कल हमने किए थे ना, दो नाम किए थे, CRR SLR, कि जो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखना है वो दोनों तरह से रखना है। सम पार्ट इज टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक कॉल्ड CRR, सम पार्ट इज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड SLR। दोनों को इकट्ठा कंबाइंड नेम इज गिवन लीगल रिजर्व रेशो। हाउ मच अमाउंट इज टू बी केप्ट एज लीगल रिजर्व रेशो, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स ओनली दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कितने रखना है, कितने पैसे रखने हैं, कितना परसेंट रखना है, नहीं रखना है, कितना रिजर्व रखना है, दिस गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन डिसीजन इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने सेपरेट नहीं करना CRR कितनी है या SLR कितनी है, ऐसा कुछ नहीं, हमने एक ही नाम लेके चलना है। लीगल रिजर्व रेशो मीन्स सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स दे आर केप्ट एज रिजर्व्स। हाउ मच रिजर्व टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। वो जो रिजर्व रखने के बाद बाकी के जो पैसे बचे, नाउ कमर्शियल बैंक्स कैन यूज रेस्ट ऑफ द मनी टू गिव लोन्स टू, ऑफर लोन्स टू, या टू लेंड लोन्स टू अदर पीपल। क्लियर, ठीक है। जितना रिजर्व रखना था रख लिया एक तरफ, बाकी का जो पैसा बच गया बैंक के पास में, कमर्शियल बैंक के पास में, अब वो बाकी के पैसों को जो लोग जाते हैं, नॉर्मली बिजनेसमैन जाते हैं, बट चलो मान लो किसी ने अपना पर्सनल भी लेना है, हाउस होल्ड में भी, तो हम कोई भी चले जाएं किसी भी काम से लोन लेने के लिए, तो हमें वो जो लोन मिलता है वो बाकी जो बैंक के पास पैसा बचा हुआ होता है उसी में से हमें लोन मिलता है, ठीक है। ये सारा इसी में बताया हुआ है, जो पैरा दिया हुआ है मैंने वही समझाया। अच्छा, अब है नेक्स्ट है, व्हाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व्स। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि बैंक पूरे डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा ही क्यों रखते हैं अपने पास रिजर्व की फॉर्म में, सारा ही क्यों नहीं रख लेते, या 50% क्यों नहीं रख लेते, या 70%, या कितना क्यों नहीं रख लेते। कुछ हिस्सा, फ्रैक्शन का मतलब कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स दैट इज केप्ट एज रिजर्व। तो कुछ पार्ट क्यों रखते हैं, उसके आगे फिर रीजंस बताए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है, चाहे इंडिया, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए, बट क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें मुंह पे वही शब्द चढ़े होते हैं तो हम अपने एग्जांपल ले लेते हैं। अदरवाइज ये सभी कंट्रीज़ में, सब जगह इकोनॉमीज़ में एक ही प्रोसेस है।
तो अब जो बैंक्स होते हैं उनको प्रूडेंट, एक वर्ड हैज़ बीन यूज, प्रूडेंट का मतलब समझदार, इंटेलिजेंट होना। तो बैंक्स को अपना एक रूटीन एक्टिविटीज़ करते हुए एक एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वी हैव द एक्सपीरियंस टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब विद एक्सपीरियंस पता चल जाता है। तो ऐसे ही जो बैंक्स हैं, विद देयर एक्सपीरियंस व्हेन दे वर्क, तो दे कम टू नो अबाउट फ्यू थिंग्स, कुछ बातों का उनको आइडिया हो जाता है। अब वो कौन सी बातें हैं? एक तो उनको पता चल जाता है कि भी उनके बैंक में, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, या जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन थिंक अबाउट द नेम ऑफ दैट वेरी बैंक, जो भी आपका, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, आप उस बैंक के बारे में आप सोच के एग्जाम्पल को उसके ऊपर सेट करो, ठीक है। तो उस बैंक को, उस बैंक का मतलब जितने भी बैंक्स हैं, तो उनको ये पता है कि किसी दिन में एक नॉर्मल जो रोज का जो टाइम आता है, तो जो डिपॉजिटर्स हैं, सारे के सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा विथड्रॉ करने नहीं आते। कुछ लोग विथड्रॉ करते हैं, आपको ज़रूरत पड़ी, मुझे ज़रूरत पड़ी, एटीएम है जाके निकाल लिया, या बैंक जाके पैसे निकाल लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सारे ही डिपॉजिटर्स एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम सारे ही अपने अपने बैंकों में जाके पैसे निकाल लें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कैसे पता चला? ये बैंकों को अपने डेली एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ऑल द पीपल, पीपल हियर मीन्स डिपॉजिटर्स, जिनके जमा है वहाँ पे पैसे, कि ऑल द डिपॉजिटर्स दे डू नॉट विदड्रॉ मनी एट द सेम टाइम, इकट्ठे नहीं निकालते हैं। और क्या करते हैं? दे डू नॉट विदड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। और जो हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, वो हम सारे का सारा मनी इकट्ठा नहीं निकाल लेते। आपके अकाउंट में है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़, आपको घर पे ज़रूरत पड़ी, कोई बुक लेनी है, पेन लेना, कुछ लेना, आपको ज़रूरत है, आप जाते हो एटीएम पे, तो आपने मान लो 10,000 में से 2,000 निकाल लिए। ये नहीं आप करोगे कि आप अपने अकाउंट के सारे का सारा 10,000 रुपये एट वन स्ट्रेच उसी समय निकाल लो, आप ऐसा नहीं करोगे। हम अपने जितना डिपॉजिट्स होता है उसका कुछ हिस्सा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, खर्चा होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं। वी नेवर विदड्रॉ एंटायर अमाउंट फ्रॉम अवर अकाउंट। कैसे पता चला? ये भी बैंकों को अपने जब पैसे निकलते हैं तो बैंक में तो पता चल ही जाता है, क्योंकि इंटरलिंक्ड है आजकल, तो आईटी का टाइम है, तो कंप्यूटराइज्ड है, सारा कुछ तो पता चल जाता है, हमें इमीडिएटली मैसेज भी आ जाते हैं फ़ोन पे। तो जब विड्रॉ करते हैं तो बैंक को पता चल जाता है कि भाई सारे ही लोग अपना अकाउंट का सारा पैसा नहीं निकालते, और सेकेंडली सारे ही लोग इकट्ठे भी नहीं चाहते निकालने के लिए, ये एक चीज़ उनको पता है। सेकेंडली, सेकेंड क्या दिया है? देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन द मनी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक्स। तो सेकेंड बात ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब सारे ही लोग विड्रॉ नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं दोज हु गो टू डिपॉजिट मनी। आपने देखा होगा जहाँ पर एटीएम मशीन होती है तो कई लोग आते हैं ना, कैश उसमें जमा भी करवा देते हैं, कई बैंक जाके जमा करवा देते हैं, कोई निकालने के लिए आता है, कोई डिपॉजिट कराने के लिए आता है। तो बैंकों में बहुत, एक दिन में बहुत सारे लोग विड्रॉ भी करते हैं और बहुत सारे लोग डिपॉजिट करवाने भी जाते हैं। तो फिर जो जो बैंक है उसका एक साइकिल सा बना रहता है, उसका एक सर्कल बना रहता है भाई, उसको अंदाजे से पता चल जाता है विद एक्सपीरियंस भी एक दिन में नॉर्मली कितना पैसा मेरे बैंक से निकलता है और कितने पैसे मेरे ऑन एन एवरेज, सब दिन सेम तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, बट फिर भी एक एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि इतना एवरेज एक दिन में पैसे हमारे बैंक से निकलते हैं, लोग निकालते हैं, और इतने पैसे हमारे ऑन एन एवरेज एक दिन में लोग डिपॉजिट करवाने भी आते हैं। पीपल कम टू डिपॉजिट ऑल्सो, if people come to withdraw तो then certainly they come for this depositing money also, दोनों काम simultaneously they keep on going, ठीक है। तो ये बैंकों को कैसे पता चला? विद देयर एक्सपीरियंस, जब रोज वही काम करते हैं, वही काम करते हैं। जैसे अभी ये जूम मीटिंग चल रही है, तो ऑन एन एवरेज जब रोज हम मीटिंग लेते हैं तो हमें एक अंदाजा सा हो जाता है कि भाई रोज ही तकरीबन 25 के आसपास बच्चे आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि रोज़ 25 ही होंगे, 2 प्लस माइनस हो सकते हैं, 4 प्लस माइनस हो सकते हैं, बट इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि 20 बच्चे अगर निकाल भी दें तो इतना तो कह ही सकते हैं कि 20 बच्चे रोज़ होते हैं, है ना। तो कैसे पता चला? डेली देखते हैं तो पता चल गया। तो ऐसे ही बैंकों को भी पता चल जाता है विद देयर डेली रूटीन फंक्शनिंग भी कितना पैसा बैंक से जाता है और कितना पैसा बैंक में आता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो थ्योरी पार्ट है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपने क्वेश्चन में एज सच डिटेल में नहीं लिखना है, ये हमारे समझने के लिए था कि प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक। नाउ अब कैसे क्रिएट करेंगे बैंक, दैट प्रोसेस नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल एग्जांपल।
ठीक है। तो बुक में एक टेबल बनाया हुआ है, आई एम यूजिंग द सेम वैल्यूज। नाउ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ ए टेबल। मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, आप देख देख के अपना नोटबुक पे करिए, ठीक है। ऊपर हेडिंग दीजिए, मनी या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। Please make these 4 columns. First column is round. It is to be headed as round. Second है deposits. सबके नीचे रुपीस लिखना है, ये रुपीस में है डिपॉजिट, जो पैसे जमा करवाए जाते हैं रुपीस में डिपॉजिट्स। तो ये है लोन्स, LOANS लोन्स, वो भी रुपीस में दिया जाता है। उसके बाद है लीगल रिजर्व रेशो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लीगल रिजर्व रेशो ब्रैकेट में 20%। अब ये 20% क्या है, ये हमने जो एग्जांपल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई बैंक है, वहाँ पर बिल्कुल शुरुआत है, बिगनिंग पीरियड है, तो मतलब अभी शुरू ही हुआ है बैंक, कोई नया बैंक स्टार्ट हुआ है ऐसे बोल सकते हैं। तो फर्स्टली इनिशियली सबसे पहले वहाँ पर जो डिपॉजिट करवाया जाता है, इनिशियल डिपॉजिट, मान लो कोई लोगों ने डिपॉजिट करवाए पैसे बैंक में, वो है 1000 रुपीज़। ये सारा इमेजिनरी एग्जाम्पल है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिए होते हैं। प्रोसेस शुड बी क्लियर टू यू, लेटर ऑन यू कैन यूज़ एनी वैल्यू, अपनी चॉइस से भी आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए शुरू में बिगनिंग में 1000 रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड एज इनिशियल डिपॉजिट। शुरू में बैंक के पास 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ लिख लिया 1000 रुपीज़, ठीक है। हर बार रुपीज़ नहीं लिखना, वो एक बार ऊपर लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट। अब क्या है, अब बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने ये गाइड किया कि भाई कमर्शियल बैंक को कि आपके पास जितना डिपॉजिट होगा उसका 20% आपने रखना है एज लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे आपके पास उसका 20% बचा के रखना है, बाकी का जो मनी बचेगा उसको आप लोन के तौर पे आगे दे सकते हो। तो फिर यहाँ लिख लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो 20% है, तो फिर 1000 का 20% कितना हुआ, निकालिए। 20% का मतलब 1/5 पार्ट, 5वां हिस्सा हो गया। 1000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 200, ठीक है। तो 1000 का 20% दैट इज 200। अब ये जो बैंक है, मान लो ये पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसने 1000 रुपये उसके पास बिगनिंग में आ गए, लोगों की सेविंग जिन्होंने भी अपनी करवाई 1000 रुपये जमा करवाए थे, कॉल्ड इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट, या ब्रैकेट में प्राइमरी भी लिख सकते हैं। देन उसमें से बैंक ने 200 रुपीज़ अपने पास केप्ट एज रिजर्व, बाकी कितने बच गए 800। 1000 में से 200 निकाल दें तो बैलेंस इज 800। अब ये 800 रुपीज़ जो है वो बैंक कैन यूज एज दैट मनी विच कैन बी गिवन टू द पीपल एज लोन्स। ये 800 रुपीज़ का लोन आगे बैंक लोगों को दे सकता है, ठीक है। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि LRR लीगल रिजर्व रेशो 20% रखनी थी, वो उसने 200 रुपये रख लिए, वो हमेशा अपने पास कैश फॉर्म में रखेगा, बैंक पंजाब नेशनल बैंक रखेगा, बाकी का जो बचा 800 रुपीज़ वो उसने आगे लोन के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब लोगों को लोन दिया जाता है तो दिस थिंग वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि लोन कभी भी कैश नहीं दिया जाता। आप या मैं बैंक जाएं तो हम कहें कि भाई हमें कैश में लोन दे दो, तो कैश नहीं होता। पहले क्या किया जाता है, जो भी पर्सन आता है पहले उसके नाम से अकाउंट खोला जाता है, और जो लोन के पैसे होते हैं उस अकाउंट में बैंक डालता है। मतलब हमें जाके सीधे सीधे कैश पैसे नहीं दिए जाते, हमारा पहले अकाउंट खोलेंगे, उसमें वो पैसे डालेंगे।
तो अब कोई लोग चले गए लोन लेने के लिए, तो बैंक ने उनका अकाउंट खोल दिया, उनके अकाउंट में 800 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वो जो पर्सन था जिसने लोन लिया 800 का, अब वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 800 रुपीज़ इकट्ठे ही निकाल ले, खर्च कर दे निकाल के, उसकी मर्जी है, ठीक है। थोड़े भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट चलो हम यहाँ पे मान लें कि वो उसने पूरे 800 रुपीज़ खर्च कर दिए। उसने आगे कोई बिजनेस मैन है, कुछ लेना है, ही वॉन्ट्स टू यूज़ दोज 800 रुपीज़ जो उसने लोन के तौर पे लिए। तो उसने वो 800 रुपीज़ का कोई सामान खरीद लिया, जिससे खरीदा उसने उसको 800 रुपये का चेक काट के दिया, ठीक है। क्योंकि हमने पहले अज्यूम किया ना कि ऑल पेमेंट शुड गो थ्रू बैंकिंग सिस्टम। कैश पैसे उसने विदड्रॉ नहीं कर लिया, 800 रुपये लोन वाले निकाले नहीं, उसने 800 रुपये का अपना चेकबुक भी मिली उसको साथ में, तो 800 रुपये का चेक काट के जिससे भी मशीन ली थी उसको दे दिया। अब जिसको दिए तो वो चेक को तो अपने पास नहीं ना रखेगा दिल से लगा के कि मुझे चेक मिल गया, वो उसको भी तो पैसे चाहिए, उसने भी तो आगे काम करना है। तो वो क्या करेगा, उस चेक को जिसको मिला है वो उसका जहाँ पर जिस बैंक में अकाउंट होगा वो वहाँ जाके जमा करवा देगा उसको अपने अकाउंट में डलवाने के लिए, ठीक है। तो जब उसने जिससे लिया था, मतलब इस पहले पर्सन ने जिससे मशीन खरीदी उसको चेक दे दिया 800 का, तो उसने वो अपना चेक अपने जहाँ पर भी उसका खाता है वहाँ पे उसने डिपॉजिट करवा दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा बैंकिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, तो एक बैंक का चेक कटा दूसरे बैंक में जाके जमा हो गया, तो सारा पैसे तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहे, ठीक है। तो जहाँ पर उसने जमा करवाए, तो अज्यूमिंग कि सारा बैंकिंग सिस्टम एक ही है, तो इसका मतलब वो 800 रुपये दोबारा से बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर आ गए, ठीक। जब अंदर आ गए मतलब उसने भी तो कहीं जाके जमा ही करवाए ना, तो वो 800 अब आ गया। अब हमारा फर्स्ट राउंड शुरू हो गया, पहले कहना इनिशियल, उसके बाद फर्स्ट राउंड। अब उसने भी 800 रुपीज़ अपने किसी भी बैंक में जमा करवा दिए, तो जमा करवाने का मतलब वो मनी हैज़ कम इन द बैंकिंग सिस्टम, ये है 800। अब वो जो 800 है, अब अगेन वही प्रोसेस चलेगा। अब 800 का अगेन 20% विल बी केप्ट एज रिजर्व। 800 रुपये जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए बैंक में, अब इस 800 का 20% रखा जाएगा एज रिजर्व। तो प्लीज़ कैलकुलेट, 800 का 20% कितना हो गया, 1/5 16 5 आर 80, 160, 160 हो गए। तो 160 रुपीज़ रिजर्व रखे जाएंगे, बाकी कितने बचे, 800 माइनस 160 कितना बचा, 640। 640 रुपीज़ जो बैंक है वो आगे लोगों को लोन के तौर पे दे सकते हैं, 640। अब वही प्रोसेस, वही साइकिल, अब फिर जिसके अकाउंट में 640 है उसने भी कुछ लेना है, चेक काट के दे दिया, जिसको मिला उसने भी बैंक में आके जमा करवा दिया, यही साइकिल चलता रहेगा। क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया है कि थ्रू बैंकिंग सिस्टम ही सारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो रही हैं, तो अल्टीमेटली वो चेक आने बैंकों में ही है, एक ही सिस्टम के अंदर आ जाने। अब 640 रुपीज़, अब नेक्स्ट राउंड अगर अब जिसने दिए थे खर्च कर दिए, अगेन चेक है इस राउंड 640 रुपीज़ फिर से बैंक में जमा हो गए। अब अगेन 640 का 20% दैट विल बी केप्ट एज रिजर्व, और बाकी का लोन के तौर पे आगे लोगों को देते जाएगा वो बैंक, ठीक है। कितना हो गया, मैंने यहाँ पे मेरा वर्क में कैलकुलेट किया हुआ है, सो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दैट। 512 ये 128, रिजर्व है 128, 640 का 20% और बाकी बच गया यहाँ पे 512, ठीक है। अब 512 रुपीज़ को बैंक लोन के तौर पे दे सकता है क्योंकि उसने अपना रिजर्व रख लिया। अब दे दिया बैंक ने लोन के तौर पे, जिसको दिया उसने आगे खर्चा कर दिया, जिसको मिला उसने फिर डिपॉजिट करवा लिया चेक के जरिए, तो ये 512 फिर बैंक में आ गए, थर्ड राउंड। मतलब जितनी बार बैंक में घूम के आएगा वो अगला राउंड बनता जाएगा, ठीक है। अब 512 का फिर 20% रख लो, निकालो कितना है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 102.4, ये है इसका 20%, और बाकी कितना बच गया 409.6। ऐसे कोशिश करो कम से कम एक राउंड और कर लो, ठीक है। बुक में ओनली ये पहले दो ही दिए हुए हैं, आप कोशिश करो 2-3 ऐसे वैल्यूज आप निकाल लो। अब अगेन 409.6 रुपीज़ विल कम टू द बैंक्स, वो डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर अगला राउंड होता है फोर्थ राउंड 409.6। अब इसका 20% विल बी केप्ट एज रिजर्व बाय द बैंक, तो इसका 20% बनता है 81.9, और बाकी कितना बच गया 409.6 में से 81.9 को अगर माइनस करें
तो 327.6। वैसे तो ज़्यादा डिजिट बनते हैं, मैं सिंप्लीफाई करने के पर्पज से एक एक डिजिट ही लिख रही हूँ। तो ऐसे आपने कोशिश करो, ऐसे 4-5 आपकी वैल्यूज़ बनाए, मतलब टेबल थोड़ा लगे भी कि कुछ ढंग से बना हुआ है, ठीक। बट अब देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट, ये सारा करते जाए, सारा टाइम इसी पे लगाए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वे, डैश करके ऐसे वैल्यू लगा सकते हैं, डॉट सी लगा लेनी है कि भाई ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, हाउ विल वी कम टू नो, ये तब तक चलेगा जब ये जो लीगल रिजर्व रेशियोज हैं, ये वाले पैसे रिजर्व के, जब तक ये 1000 नहीं हो जाते, जितना हमारा इनिशियल डिपॉजिट था इसके बराबर ये नहीं हो जाता 1000, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1000 हो गया। अब कैसे पता, हमें ये कैसे पता चले कि ये टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, यू कैन राइट, आप इसके नीचे लिख लेना, दैट इज मनी मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लीगल रिजर्व रेशियो। ये याद कर लेना, फॉर्मूला है लीगल 1 ओवर लीगल रिजर्व रेशियो। तो कितना हो गया ये 1 ओवर 20%, 1 ओवर 20%, 1 ओवर 1/5, उल्टा हो गया, 5 आ गया, तो मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने होंगे, आगे लिखिए, टोटल डिपॉजिट्स विल बी इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लाई। आई होप इट इज विजिबल, मैं बोल देती हूँ, आप लिखो जल्दी से, टाइम भी होने वाला है। टोटल डिपॉजिट्स विल बी इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कितना हो गया, इनिशियल डिपॉजिट थे 1000 और मनी मल्टीप्लायर आया हमारा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 5, तो कितना हो गया 1000 इंटू 5, 5000। तो ये टोटल डिपॉजिट्स हमारे होंगे ₹5000, ठीक है। मतलब बैंक के पास कुल 5000 रुपये आएंगे, उसमें से वो 1000 रुपीज़ रिजर्व रख लेगा, तो बैलेंस कितना बचा, 5000 में से 1000 निकालो, 4000 कैन बी गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स एज लोन्स टू द पीपल, ठीक है। तो अब आप देखो, इसका मतलब 1000 रुपये के बदले में, 1000 रुपीज़ के बदले में बैंक ने मल्टीपल टाइम्स उसने क्रेडिट क्रिएट कर दिया। 1000 के बदले में उसने 5 गुना डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, 5 गुना अमाउंट उसने क्रिएट कर दिया। तो कितने गुना मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स, वो क्या, उसी करके कहा जाता है मनी क्रिएशन, कि भाई इनिशियल डिपॉजिट पता हो हमें, लीगल रिजर्व रेशियो पता हो, वो गिवन हो, तो उसकी हेल्प से वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट फिर कितना जो मनी है दैट कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस एग्जांपल में 1000 रुपीज़ की हेल्प से बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने 5000 रुपीज़ के बराबर मनी क्रिएट कर दिया या क्रेडिट क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल में हमने करना है। आगे इक्वेशन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ये बुक में भी, मनी मल्टीप्लायर का, या कैसे कितना वैल्यू बने। तो आज आपने अभी बैंक कहने लगी थी, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, आज यहीं ख़त्म करते हैं, इतना आपने पढ़ के रखना है। थोड़ा सा रह गया है आगे कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस, वो मतलब मेन नहीं है आपको समझाने के लिए, ये दैट वी विल डू ऑन मंडे। और उसके साथ में यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर इंडियन इकोनॉमी बुक ऑल्सो, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।